अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट हम कह सकते हैं वीक के स्टार्ट में रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस किए गए। आज के दिन ईएनपी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा बाइंग देखी गई, पावर यूटिलिटीज में, लेकिन ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि कॉशियस स्टैंस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी रेंज बाउंड है। हम कह सकते हैं वो बाइंग जो कि एक डिप की सूरत में इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही थी। इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन अभी वो कॉशियस स्टैंड में, बैकफुट हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं। वी हैव नो आइडिया कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल होने से बेहतर है कि कॉशियस स्टैंड रहे। अभी लेवल्स जो मार्केट के अंदर 43,000 के लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि लास्ट वीक के अंदर थोड़ा सा एक फियर फैक्टर बिल्डअप हुआ था और 2,000 पॉइंट के करीब मार्केट ने लूज किए थे। दिस इज द फियर जिसमें आज के दिन मार्केट ने हम कह सकते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखी गई, लेकिन एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। तो मार्केट की मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मजीद बात करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट क्या रहा। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,232.83 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट की 43,556.27, लोअर वॉज 42,972.07 एंड कंप्लीटली वॉलेटाइल सेशन भी दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली क्लोजर 43,280.77 का, यानी कि 47.94 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 176.91 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 110.69 मिलियन शेयर का। एंड वैल्यू वाइज पे कुछ ड्राई सूरत हाल दिखाई देती है, 6.08 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL स्टेट्स को लीड कर रहे हैं 0.09 के डिक्लाइन के साथ। 1.96 पे क्लोजर, 16.58 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। टेलीकास्ट सेकंड स्कॉट पे 0.90 का डिक्लाइन देखा गया। 13.91 पे क्लोजर रहा। 12.57 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली 3.24 का इजाफा TRG में देखा गया। 81.10 पे क्लोजर रहा। 11.19 का कारोबार रहा। जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी स्क्रिप्ट में भी पार्टिसिपेशन आज के दिन देखा गया। इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम लीडर्स में जो हमें दिखाई दे रहा है, इट इज द न्यूज के यहाँ पे कुछ बाइंग देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ओवरऑल दिखाई ये देता है जैसे कि आज के दिन रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है या फिर एक कॉशियस स्टैंस देखा गया है। तो माजरा क्या है, आखिर क्यों इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं आ रही है जबकि हम इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं, फ्रंटियर मार्केट में हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ के फंड्स आने चाहिए। तो हमारे साथ स्टूडियो में बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शहजाद चांदिया साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डायरेक्टर PSX। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शहजाद साहब, ये बताइए कि एक कॉशियस स्टैंस देखा जाता है जब मार्केट की बात होती है, तो लोग अभी थोड़ा सा फिंगर बर्न करने से डर रहे हैं। एक अच्छी चेंज देखी जाती है, बाइंग नजर आती है, अचानक से एक ब्लड बात देखा जाता है, 2000 पॉइंट का डिक्लाइन। लास्ट वीक ये सिनेरियो देखा गया, बिल्कुल कंप्लीटली वॉलेटाइल सेशन देखे जा रहे हैं। आज के दिन जो फर्स्ट सेशन है, मंडे का दिन है, एक एनर्जेटिक, एक एंथुसियाज्म देखा जाता है, उस दिन भी कुछ कॉशियस स्टैंस देखा जाता है। योचिक देखिए, इस वक्त सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी साइड पे अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है और अनसर्टेनिटी प्रिवेल इस तरह से कर रही है कि क्लैरिटी जो है स्टेट बैंक की तरफ से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की नहीं आ रही है, इवन शॉर्ट टर्म की भी नहीं आ रही है। जो आपके इंटरेस्ट रेट्स का हाइक है वो दूसरे मुल्कों में बता दिया जाता है कि वो 6 महीने में हम इतना कर करेंगे, साल भर तक इतना होगा। यूएस में 3 साल तक बोल दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे। इस तरह की कोई स्टेबिलिटी जब आ सकती है जब आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल हो गोइंग फॉरवर्ड की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना एडॉक बेसिस पे सारी चीजें चलती हैं, डे टू डे बेसिस पे। तो अभी जो सिचुएशन आ गई है वो उसमें इन्वेस्टर बहुत ज्यादा कॉशियस है, साइडलाइंड है। इसलिए साइडलाइंड है कि पहले तो आपका मसला चल रहा था सिर्फ डिवैल्यूएशन का, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो 13-13.25% पे इंटरेस्ट रेट थे। फिर वो सिचुएशन, कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट को स्पेस मिली और उन्होंने रेक्टिफाई किया सिचुएशन को, 7% इंटरेस्ट रेट्स पर आ गए आप। अब फिर इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स के आप विशेष साइकिल में चले गए। वो एक अभी बड़ा इंटरेस्ट रेट 1% गोइंग, और उसके अलावा टी बिल्स जो हैं आपके 11.5% में टी बिल्स चले गए आपके। स्टेट बैंक ने जो है ना बैंक्स ने वो ले लिए, तो वो 11.5% इंडिकेट कर रहा है कि और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं।
आईबोर काफी ऊपर जा चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फैक्टर है इस वक्त बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है बहुत ज्यादा जिटरी हैं। दूसरा फैक्टर है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का। इम्पोर्ट्स अभी आप 5 महीने का अगर आप डेटा देखें तो $20.5 अरब का आपका ट्रेड गैप हो चुका है, विच इज द ट्रेड डेफिसिट। उसकी रन रेट अगर आप देखें 5 मंथ की तो इट इज अबाउट $4 बिलियन अ मंथ। सेम रन रेट अगर आप अगले 7 महीने की देखते हैं जो बाकी है तो ये तो $48 बिलियन तक आपका ट्रेड डेफिसिट जा सकता है। हैविंग सेड दैट, लोगों का ख्याल है कि कुछ कमोडिटी प्राइसेस नीचे गई हैं और ऑयल का बिल आपका नीचे चला जाएगा। कुछ चीजें हमने स्पेशली इंपोर्ट की हैं पिछले 4-5 महीनों में, वो नहीं होंगी। कुछ इंपोर्ट्स को कर्व किया जाएगा, कुछ लग्जरी इंपोर्ट्स को गवर्नमेंट कर्व करने की कोशिश की गई। तो वो अगर स्टेप्स ले लेगी गवर्नमेंट तो शायद आपका रन रेट बेहतर रहे अगले 7 महीनों का। अगर बेहतर कर भी लिया तो मेरी नजर में अगर $48 बिलियन पे आपने खत्म नहीं किया ट्रेड डेफिसिट तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ज्यादा भी कोशिश कर ली तो 42-43 पे तो आप एंड करेंगे। 42-43 पे एंड करने का मतलब ये हुआ कि आपका जो फाइनेंसिंग है वो आपके रेमिटेंसेस होंगी जो कि $30 बिलियन की आपकी एक्सपेक्टेड है, तो $12-13 बिलियन का आपका गैप रहेगा। शहबाज साहब, बड़ा बैलेंस चार्ट आप बता रहे हैं कि ये एक अगर हम ये बड़ा चेक एंड बैलेंस रखें जब जाके चीजें बेहतरी की तरफ जी, मैं एग्जैक्टली मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत ज्यादा आप पिच पे खड़े रह के बड़ी मोहतात तरीके से बैटिंग की तो फिर जाके आप ये रन रेट अचीव करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये करना तो मुमकिन है, अगर गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी तो करना तो मुमकिन है, लेकिन सवाल फिर यही आ जाता है कि अगर आपने $12 या $13 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी एंड करना है, जो कि स्टेट बैंक कहती है 3% ऑफ जीडीपी। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज तो फिर हम क्या करेंगे? इतना चेक एंड बैलेंस रखने के बावजूद यू आर सेइंग दैट कि ऐसा होता आ रहा है और करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं और कोविड की सिचुएशन देखें, वहां भी हमने काफी चेक एंड बैलेंस चीजों में रखा, चाहे वो हमारे पास पॉलिसी रेट हो, चाहे वो हमारे पास पॉलिसी मेजर्स हो, जितने हमें इंसेंटिव्स देने थे उसके हवाले से, या फिर जितने हमें उनको लीनियंसीज देनी थी उस हवाले से। तो आप समझते हैं अब जो कि ये चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है तो क्या यही रिदम मेंटेन रखना चाहिए या इससे भी ज्यादा हमें कुछ और एफर्ट्स करना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, because if you end up with $10 to $12 बिलियन of current account deficit, जो कि मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे एंड हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये 14-16 बिलियन का हो गया तो फिर तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसको इस तरह से एनालाइज कर लें कि अभी $3 बिलियन सऊदी अरब के आए हैं, ठीक है, $1 बिलियन आपको IMF से आ जाएगा, $1 बिलियन का सुकूक है आपका, और शायद आप यूरो बॉन्ड वगैरह कर लें तो 5-6 बिलियन आप इधर से आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी। 30 की जगह अगर $32 अरब आपको मिल गए फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस से तो ये 37-38 बिलियन जो है आप कर लेंगे, तो फिर कहीं जाके आप 6 या 7 बिलियन का शॉर्टफॉल में जाएंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है हमारे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5-6 बिलियन का हम ओवरऑल शॉर्ट। और जो हमें पावर टैरिफ हाइक करने हैं और जो हमें टैक्स कलेक्शन से हम बढ़ा रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैट की जो सिचुएशन है ये इस तरह से करके ये एक्सपेक्टेशन है कि 5-6 बिलियन पे, मुझे ये मुश्किल नजर आता है। और अगर ये ऐसा ना हुआ और अगर 10 से 12 अरब डॉलर्स में आप फंस गए तो आपको फिर रुपी पे प्रेशर आएगा एंड रुपी कैन गो अप टू 200, वहां से फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो ये एक विशियस साइकिल जो है उसमें हम चले गए। उस विशियस साइकिल से निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई चीज करनी होगी, या तो हम हमारी FDI कहीं से लेकर आए उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएं, या एक्सपोर्ट्स को कोई बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाए, या रेमिटेंसेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो जाए। ऐसी कोई चीज अगर हो जाए तो फिर हम बच सकते हैं। बट देन अगेन व्हाट अबाउट 2022 ऑनवर्ड्स, आप अगले साल फिर IMF में जाएंगे 2023 में, तो फिर आपने जो फिस्कल मेजर्स जो IMF ने आपको सजेस्ट किए हैं वो आप ले भी चुके होंगे इस साल। आपने रेट्स बढ़ा दिए, टैक्स कलेक्शन में आपने इंक्रीज कर दिया, सब कुछ करने के बाद अगले साल फिर अगर आपके रिजर्व डिप्लीट हो गए, अगर आपके रिजर्व यहाँ से 8 से 10 बिलियन डॉलर डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप एक मुश्किल IMF प्रोग्राम में 2023 में आप तैयारी कर रहे होंगे उसकी। तो इससे निकलने के लिए तो मेरे ख्याल है कुछ और ही स्टेप्स लेने होंगे, कोई प्लान करना होगा, नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाना होगा कि कैसे इसमें से निकला जाए। और ये शॉर्ट टर्म जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो हम करते हैं
کہ اگلے 6 مہینے میں یہ کر لیں گے, اگلے 3 مہینوں. اچھا, سب سے زیادہ ایک اور چیز جو کہ مین ایک ہمارے پاس ایشو دکھائی دیتا ہے وہ ہے روپی ڈالر پیرٹی. سب سے زیادہ اگر اس کو کنٹرول کر دیا جائے تو کافی ساری چیزیں اس سے جو انٹر کنیکٹڈ ہیں وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا میجر لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, یہ تو جو ابھی جو فگرز جا رہے ہیں اس کے حساب سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو 67 68 خود کہہ رہے ہیں کہ 67 68 ہونی چاہیے, ریئل ویلیو 77 نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ جب آپ کے ریزرو ڈپلیٹ ہونا شروع ہوں گے تو اور پریشر آئے گا روپی پہ. تو یہ تو آئی سی اٹ گوئنگ ٹو 190 پلس بائی جون 2022. اف دیٹ ہیپنس تو میرا اور 6 to 7% میرا خیال ہے کہ آپ آلریڈی کمیٹڈ ہیں ٹو دی آئی ایم ایف. جو آپ پہلی دفعہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ایوری ایئر, تو آئی تھنک 190 از آن دا کارڈ گوئنگ فارورڈ. تو وہ ایک اس کی وجہ سے انفلیشن, یو ول ہیو ٹو تھنک آف سم تھنگ ایلس. کہ کسی اکانومی میں آپ جان ڈالیں, جان تو بہت ہے لیکن آپ کہیں نہ کہیں تو آپ کو نیو جنریٹ ایسٹ جنریشن کرنی پڑے گی. کلیکشنز میں آپ کو امپروومنٹ کرنی ہوگی جس میں پوٹینشیل بہت ہے, جس میں گنجائش ہے. ایگریکلچر پہ بہت زیادہ زور دینا ہوگا, وہ کر رہے ہیں. اس میں بھی کاٹن واٹن تو بہت اچھا ہو گیا ہے, اور بھی اس میں ڈبل ہو گئی ہے. جی, اس میں اور بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. تو ایسی جگہوں پہ جو کہ ہم کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں وہ اگر ہیں آپ کے پاس, جو کہ ہیں اویلیبل پاکستان میں ریسورسز, سب سے پہلے اس کو کیپچر کرنا چاہیے. اس کو کیپچر کریں تو پھر آپ اس سے نکلیں گے. اور کوئی 3 سال کا پلان بنا کے دینا. اب آپ اب پھر مارکیٹ پہ آ جائیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر میں انویسٹر مجھے 3 سال کا پلان دے دیں کہ اگلے 3 سال میں ہم یہ کرنے والے ہیں, تو وہ اس سے کلیئرٹی آئے گی. جب کلیئرٹی نہیں ہوگی تو انویسٹر ڈپلی ہو جائے گا. پھر دوسرے ایونیوز آپ دیکھیں, انویسٹر کے پاس دوسرے ایونیوز اب اویلیبل ہو جائیں گے نا. اگر کوئی فارن انویسٹر ہے یا اوورسیز پاکستانی ہے, وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا ایکویٹی مارکیٹ سے. اس کو وہاں پہ 7% ریٹرن مل جائے گا, اور روپی ٹرمز میں اس کو جو ہے اور زیادہ گین مل جائے گا. ڈالر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور روپی اگر ڈپریشیٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کو گین مل جائے گا. تو وہ ایکویٹی مارکیٹ میں کیوں آئے گا؟ تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ہم آ گئے ہیں. اسپیشلی جو میوچل فنڈز بھی اب ہیں وہ فکسڈ انکم کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ فکسڈ انکم میں جا رہے ہیں, وہ تو ایکویٹی مارکیٹ کے پلیئرز ہیں, تو اگر بڑے پلیئر فکسڈ انکم کی طرف جائیں گے تو اسٹاک مارکیٹ تو سفر کرے گی. اچھا, جب یہ تمام سیناریو دکھائی دے رہا ہے تو آپ نیکسٹ ایئر کی فورکاسٹ کیا دیکھ رہے ہیں, یا پھر اس فسکل ایئر کو اگر سم اپ کریں تو یہاں پہ کیونکہ اوور آل 5% ایک جو ایک فورکاسٹ ہے وہ یہ پریڈکشن ہے وہ رکھی جا رہی تھی, لیکن اب کیا سیناریو دکھائی دیتا ہے؟ ابھی بھی گورنمنٹ ہے بکپ کے 5% ہی GDP گروتھ دیکھی جائے گی. دیکھیے, گروتھ کا بھی جو یہ سوال ہے نا, یہ بھی بڑا ایک مشکل سے سوال بن گیا. گروتھ کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر, ونس اگین اٹس ہیوج. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس پوٹینشیل 8 سے 10% گروتھ کا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ 4 یا 5% کی گروتھ پہ جاتے ہیں تو آپ اوور ہیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب اوور ہیٹ کرتے ہیں آپ کی امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ گروتھ سے ریلیٹڈ ہے نا. جب آپ ایکسپینشن کرتے ہیں, گروتھ آتی ہے, تو آپ کو وہ مشینری امپورٹ کرنی ہے, وہ سب کچھ امپورٹ کرنا ہے, آپ کا امپورٹ بل بڑا ہو جاتا ہے, امپورٹ بل بڑا ہو جاتا ہے, اور آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم زیادہ گروتھ کی طرف بھی جاتے ہیں تو بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. تو اب کیا ایک بیلنس گروتھ کی طرف جائیں؟ تو مطلب گروتھ میں تو ابھی جگہ ہے, 4 نہیں یا 5 بھی کر سکتے ہیں, 5.5 بھی کر سکتے ہیں 1 سال کے بعد. دیٹ از ناٹ این ایشو. لیکن وہ گروتھ ہم سسٹین نہیں کر پا رہے نا. وہ جب ہم اس گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا امپورٹ بل بہت بڑھ جاتا ہے. تو وہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اسٹیٹ بینک آتا ہے اور وہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیتا ہے, اور وہ اکانومی کو اوور ہیٹنگ وہ سمجھتے ہیں. چلیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس پر مزید بات کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کے گانے ساتھ رہیے. डे ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए. अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से. बस डे ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी. KASP डे ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम पॉलिसी रेट के हवाले से क्वेश्चन कर रहे थे। शहजाद कामरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शहजाद साहब, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अब एक ट्रेंड विटनेस किया जा रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड शो होगा, पॉलिसी रेट अपवर्ड जाएंगे। ये भी एक फियर था मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक chaos देखा जा रहा था जबकि पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट होने वाली होती है। तो आप क्या समझते हैं अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें पॉलिसी रेट क्या डबल डिजिट की तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या ये डबल डिजिट हो जाएगा और उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे इसका? जो टी बिल्स ने इंडिकेट किया है कल और परसों, उसके लिहाज से तो ये लगता है कि डबल डिजिट तो मेरा ख्याल हो ही चुका हुआ है। जब 11.5% पे टी बिल्स हो गए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अच्छा, हमारे जो इन्फ्लेशन है वो तो डिमांड ड्रिवन है नहीं। अच्छा, इन्फ्लेशन तो कॉस्ट पुश है। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, दूसरी चीजें बढ़ गई, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस आपने बढ़ गए, इन्फ्लेशन उसको चेक करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो वो तो चेक नहीं होगा उससे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है इस तरह देखा जाए। इन्फ्लेशन को कैसे कर्व किया जाए? मुझे यही सूरत नजर आ रही है कि बढ़ाने की जो वजह मेरी समझ में आ रही है कि शायद वो ग्रोथ को चेक करना चाह रहे हैं। वो इन्फ्लेशन तो चेक नहीं होता इससे, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड ड्रिवन नहीं, तो ये फिर ग्रोथ को ही चेक करना चाह रहे हैं ताकि ग्रोथ को रोका जाए। तो ये एक गवर्नमेंट उस कशमकश में चली गई कि एक तरफ बात करते हैं कि हम इतनी ग्रोथ कर जाएंगे, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के खुद ही ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं। जब वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। हमारे साथ ओवरकॉल अकील करीम डेडी साहब मौजूद है, चेयरमैन एकेडी ग्रुप। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, ये बताइए कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या दिखाई देता है मार्केट के अंदर? बड़ा एक हम कह सकते हैं केओस है। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर मार्केट एकदम जो है वो ब्लड बाथ ले लेती है, थोड़ा कॉशियस स्टैंस दिखाई देता है और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन को तो हम 3 साल के नंबर देंगे ना। 3 साल के तो नंबर आपके बिल्कुल अच्छे नंबर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रहा चौथे साल के 5 महीने, तो उन 5 महीनों में आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़ा है। अब वो इम्पोर्ट का बिल बढ़ने की वजूहत थी सामने कि हम इम्पोर्ट में वैक्सीन की भी इम्पोर्ट को ले रहे हैं जो कि हमें डोनेट की गई है, उसके पैसे हमें अंदाजा मिले। अगर वो पैसे हम निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे फ्यूल की प्राइस काफी बढ़ गई थी, कहाँ फ्यूल $40 था, कहाँ $87 हो गया। जो $1.5 बिलियन की एवरेज हमारी फ्यूल की इम्पोर्ट होती थी वो पहुंच गई $2.3 बिलियन पे। तो वो प्राइस आज फिर नीचे भी आ गई है। तो हमारा जो पैनिक सिचुएशन जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट बिल जो हमारा 3 साल या 4 महीने का इम्पोर्ट बिल बढ़ा था उस पर पैनिक हुए थे। और पैनिक करने की वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किलात में जाना पड़ा। नंबर 1, करेंसी को डिवैल्यू किया गया। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि लोगों की इनकम बहुत बढ़ी है। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आती है और पैसे बनते हैं तो पैसे भी खर्च करेंगे वो। फिर गवर्नमेंट ने आपके ट्रक फाइनेंसिंग जो दिए 0 इंटरेस्ट पे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 600 बिलियन GIDC खत्म किया और 600 बिलियन रुपए जो लोगों के पॉकेट में पड़ा हुआ था उसको 5 साल के लिए टाइम दे दिया। तो आपने और फिर रीफाइनेंस जो कि 2.5% पे आपने दिया हुआ था वो भी तकरीबन, अगर ट्रक को रीफाइनेंस स्टेट बैंक में आउटस्टैंडिंग को 1100 अरब का खड़ा हुआ है। तो ये पैसा तो सिस्टम में आ चुका है ना। और लोगों की इनकम भी बढ़ी है, गाड़ियां भी बिकी हैं, सीमेंट भी बिक रहा था, स्टील भी बिक रहा था, केमिकल में भी बूम था, टेक्सटाइल में भी बूम था। तो ये सारे बूम की वजह से लोगों की स्पेंडिंग हो रही थी और उस स्पेंडिंग के साथ साथ आपकी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ी थी, तो जिसकी वजह से हमें दिख रहा था कि फॉर द टाइम बीइंग आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़ा है। अब उसका आपने इलाज करने की कोशिश की और वो इलाज आपने रुपये को डिवैल्यू करके किया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। हाँ, जिस ग्रोथ की आप बात कर रहे थे वो ग्रोथ जब आना शुरू हुई तो आपको तकलीफ हुई
क्योंकि आपको तकलीफ इसलिए हुई कि इसकी इम्पोर्ट का बिल बढ़ा और इम्पोर्ट के बिल बढ़ने की वजूहत सबके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन जो इतनी बैड जो दिखाई जा रही है नहीं। मैं समझता हूँ बहुत आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के अब नंबर जो आगे आएंगे वो बहुत ज्यादा नीचे नंबर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत होगी। हाँ, टी बिल का ऑप्शन जो हुआ लास्ट, उसमें हम समझते हैं कि हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई है। उसी गलती की वजह से स्टॉक एक्सचेंज को खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन आगे इनको बहुत ज्यादा टेक केयर करके कंट्री को चलाना होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ही अच्छे हालात हैं। फिर आपके रेवेन्यू टारगेट जो कि आप मुसलसल एक्सीड कर रहे हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है। सिर्फ आपको रुपी पे एक बात मैं आपको बता दूं, जब आपका रेमिटेंस इतना आ रहा है, लोकल मार्केट से डॉलर भी आप इतने खरीद रहे हैं, तो कभी कभी थोड़े बहुत डॉलर आपको बेचने भी पड़ेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये होल्ड करके बैठ जाए, आप आके बोलेंगे नहीं ये फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट डिसाइड करेगी। दुनिया में कई फ्री मार्केट नहीं होती। रेगुलेटर का काम होता है कि वो मार्केट को स्टेबिलिटी की तरफ रखे। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ अब हमें करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने माशाअल्लाह बिजनेस एक्टिविटीज को काफी ज्यादा बेहतर किया है। बिजनेस एक्टिविटीज को वाकई बेहतर किया गया है। शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि अब हमें बड़ा ही चेक एंड बैलेंस करके रखना होगा और जो आगे के मेजर्स लेने होंगे वो बड़े संभाल के लेने होंगे, ताकि जो हमारी ग्रोथ जो फोरकास्ट की गई है वो भी रहे और जो आने वाले दिनों के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं, जो 5% के करीब ग्रोथ की फोरकास्ट की जा रही है, वो भी जो है वो हम हासिल कर सकें। तो सर, आप समझते हैं कि न्यू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं ताकि नया रेवेन्यू आए, नई जगह से आए और सिर्फ टैक्स कलेक्शन के थ्रू ही हम जो है वो बर्डन ना दें? हेलो जी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी जी सर, आपसे ही कह रहे हो। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि हमारे रेवेन्यू टारगेट का तो इशू नहीं है ना। IMF की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि जब पाकिस्तान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपने सारे टारगेट एक्सीड किए हैं, तो रेवेन्यू का तो इशू ही नहीं है। आपने 100 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट सेट किया था, वो मुझे लगता है 66 पे वैसे ही चला जाएगा। तो जरूरत नहीं है उसको आपको छेड़छाड़ करने की। जो नेट टैक्स लगाने की तो जब जरूरत होती है ना कि आप रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं करते। तो मुझे तो इनकी अपनी मन तक समझ में ये नहीं आ रही है कि भाई आप लोग चाहते क्या है। आप अब बाहर बैठ के ये जो बातें करते हैं और हमारे मैनेजरों को भी इनको बताने की जरूरत है कि भाई एक्सीड कर रहे हैं हम, तो जो रेवेन्यू टारगेट सेट कर चुके हैं उसको भी एक्सीड कर रहे हैं। तो फर्दर 200-300 बिलियन रुपए के टैक्स लगा के हमने क्या करना है? अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी बहुत सब्सिडी खत्म कर देती है तो मैं समझता हूँ इसलिए हमारे लिए विन विन है। और ये इकोनॉमिक कंडीशन में तो गुंजाइश इतनी है कि 300-400 बिलियन रुपए तो वैसे ही हम एक्सीड कर जाएंगे, तो उसमें आपको नए टैक्स की तो कोई जरूरत भी नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट पिछली जो सब्सिडी है उसमें से थोड़ी बहुत सब्सिडी अगर खत्म कर देती है तो ये तो हमारा रेवेन्यू बहुत ऊपर जा सकता है। राइट। तो लूप होल्स कहाँ है सर? शहजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी और पूछूंगी लूप होल कहाँ दिखाई देता है? जी शहजाद साहब। नहीं, देखें अकील साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही कि रेवेन्यू टारगेट 37% हमारा इजाफा है इस दफा रेवेन्यू में। तो हमें दोबारा ये नया टैक्स लगा के सिर्फ नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने वाली बात है ना। ये 200-400 बिलियन से क्या होगा? 200-300-400 बिलियन वैसे ही एक्सीड कर जाएंगे हम। जब 37% आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है पिछले साल के मुकाबले में, तो आप तो टारगेट को एक्सीड कर रहे हैं। तो रेवेन्यू साइड पे, फिस्कल साइड पे तो कोई इशू नहीं है। इशू हमारा वही है बेसिक कि जब आप ग्रोथ में जाते हैं, 5% ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसको वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है ओवर हीटिंग हो रही है, जबकि ग्रोथ का पोटेंशियल इकोनॉमी के अंदर 8% का है अगर आप देखा जाए तो 5% की ग्रोथ भी आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ओवर हीटिंग कह के उसको, उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं ग्रोथ को चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो अगर जब ग्रोथ होती है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो वहां से हम उसको पकड़ेंगे कि इंपोर्ट बिल वहां हमारा कम हो जाए ताकि हम कैश की सिचुएशन को बेटर कर सकें। तो ये उनकी पॉलिसी का जो है वो खुद ही अपने एक तरफ कह रहे हैं ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं ग्रोथ को हम चेक कर रहे हैं।
वो तो मेरे ख्याल है क्लैरिटी तो गवर्नमेंट की तरफ नहीं है ना गोइंग फॉरवर्ड। पिछले जो 3 साल गुजारे हैं कोविड की वजह से बेहतर कर दी थी सिचुएशन उन्होंने, और ये T-bills का अकील साहब ने बताया कि ये 11.5% का जो हो गया गलती होगी, तो उसकी वजह से इंप्रेशन भी जा रहा है कि डबल डिजिट में तो वैसे ही चला गया इंटरेस्ट रेट, उसी को इंटरेस्ट रेट काउंट किया जाएगा। अकील साहब आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, और शहजाद साहब का भी यही कहना है कि मैं समझता हूँ शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने तो खुद कहा था कि हम 5% ग्रोथ अचीव करेंगे, तो जब ग्रोथ अचीव करेंगे तो स्पेंडिंग होगी तो ग्रोथ होगी ना, तो स्पेंडिंग हो रही है और लोगों की इनकम बढ़ी भी है। ठीक है, महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन महंगाई कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है, दुनिया का इशू है। लोग फिर स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी होने पर भी सवाल उठा रहे हैं, और यही देखा जाता है मेरा तो ख्याल है ये ब्लंडर होगा, ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि एक आदमी के हाथ में आप सब कुछ दे दो, वहाँ क्या कोई फरीद पे बैठे हैं, इनसे ये छोटी सी इकोनॉमी तो इनसे हैंडल नहीं हो रही, अब इनको इंडिपेंडेंट बना दो ताकि ये लोगों का बेड़ा गर्क कर दे रातों रात। ये भाई बेवकूफी की बात है, ऑटोनॉमी देना इस गवर्नमेंट को सोचना भी नहीं चाहिए। आपके लोग जो बैठे बैठे आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आप इनको बोलते हो आप इनको पावर दे दो ताकि और उड़ा दे। इसमें कौन लोग बैठे हैं? स्टेट बैंक के बोर्ड पे सारे तो लोग बैठे हुए बिजनेसमैन बैठे हैं, और वो सारे कॉन्फिडेंट है, उनका अपना धंधा यही है। तो 4 साल पहले 2 साल पहले आपने इंटरेस्ट रेट घटाया और उसके बाद आपने ट्रस्ट दे दी। अब ट्रस्ट 0% में जिसको आपने दी हुई है, तो क्या 14% में इंटरेस्ट पे पैसा लेके उनको कौन कम्पीट करेगा अपने? तो ये तो बेवकूफी की बातें हैं। सर क्या सजेशन होनी चाहिए सर? कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, हम तनकीद के अलावा जो है वो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इसको बैठे बैठे ये इस तरह के डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जो डिसीजन लिए गए मैं ये समझता हूँ IMF के कहने पे लिए या IMF की मर्जी के बगैर लिए, लेकिन ये डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे याद आ रहा है यूनुस डागा साहब सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो उन दिनों में मैंने उनका बयान पढ़ा था कि जब IMF से हम बातें मान रहे हैं, हमारी सारी बातें मान रहे हैं, तो हमारे लोग इस चक्कर में थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। मुझे अब याद आ रही है वो सारी बातें। देखें, नेगोशिएशन के लिए जो लोग जाते हैं ना, इसमें थोड़े सीनियर लोग होने चाहिए। अब आप पूरी की पूरी टीम उठा के नई टीम भेज दोगे तो ये इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। पाकिस्तान में कौन सा इंडिकेटर बुरा है मुझे कोई समझाते हैं? अगर 2 महीने के इम्पोर्ट के बिल को लेकर अगर IMF उनकी बात नहीं सुन रही, तो ये तो कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया में दुनिया का कोई मुल्क बता दो जिसके नंबर अच्छे आए हो। डेफिसिट इंडिया में भी आया, डेफिसिट बांग्लादेश में भी आया, श्रीलंका में भी आया, इंडोनेशिया में भी आया। कौन सा मुल्क है जहाँ नहीं आया? एक मुल्क बता दे कोई। और कमोडिटीज प्राइस भी सब जगह ही महंगी हो रही है दुनिया में आई है। 4 अब आप मुझे बताओ, $1400 का $600 का पाम ऑयल $1400 हो गया, तो इम्पोर्ट नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। ऑयल की प्राइस डबल से ज्यादा हो गई, तो ये इम्पोर्ट भी नहीं बढ़ेगा? कि आप लोड शेडिंग करोगे लोगों के ऊपर? भाई ये तो गवर्नमेंट, फिर आप $16 की LNG बुला के बिजनेसमैन को आप $6.5 में दे रहे हो। ये कोई नहीं है ना। हम कह रहे हैं ना कि ये सब्सिडी से आपको निकलना पड़ेगा। इस तरह सब्सिडी देकर मुल्क नहीं चल सकता। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुल्क को अब ठीक करने के लिए हमें 1 मिनट चाहिए। अब ये हमारे इकोनॉमिक मैनेजर हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं बस। राइट, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल डिस्कशन, काफी नरम गरम बातें की गई और बताया ये गया कि चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं अगर क्वालिटी मेजर्स लिए जाएं, और चीजें राइट टाइम पे बेहतर हो सकती हैं अगर राइट टाइम पे मेजर्स लिए जाएं। शहजाद साहब से पूछते हैं। शहजाद साहब, अकील करीम डेडी साहब थोड़ा सा जो है वो सख्ती से भी बोल रहे थे कि नई चीजों को बेहतर करना चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अग्रेसिवली हमें इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, ये भी कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें एक कैओस क्रिएट हो जाता है, मार्केट उथल पुथल हो जाती है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें, जो अकील साहब ने भी कहा और मैं भी कहा, ये इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ ही नहीं रहा। अच्छा, पहले तो ये जो लोग देख रहे हैं, एक्चुअली आम आदमी को ये इकोनॉमी की बातें इतनी आसानी से समझ में आम आदमी को एक चीज समझ में आती है कि महंगाई बढ़ गई, तो वो समझ नहीं आती है बात। लेकिन देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, तो इसमें इसको जो इस फील्ड के लोग होते हैं ये समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल
उसको आसान अल्फाज में समझाने की मैं कोशिश कर देता हूँ कि ये जो आपकी महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इसको चेक करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से वो चेक नहीं होगा, अव्वल तो होगा नहीं। और अगर ये मुझे पता है और अकील साहब को पता है तो वो जाहिर है गवर्नमेंट को भी पता है, वो स्टेट बैंक को भी पता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? पहले भी आपने किए थे ना 13%। तो ये इन्फ्लेशन हमारा कॉस्ट पुश है, डिमांड ड्रिवन नहीं है। एंड व्हाट्स योर कमेंट ऑन ऑटोनॉमस? ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये ग्रोथ को चेक करने के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब वो समझते हैं कि जब ग्रोथ हो जाती है ज्यादा, ओवरहीट हो जाती है, 5% को ओवरहीटिंग कहते हैं। ये ओवरहीटिंग मेरे हिसाब से तो 7-8% पे होनी चाहिए। अगर 5% ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आप तो ग्रोथ चेक हो जाएगी। ग्रोथ पे जाना भी है और डरते भी हैं जाने से, इसलिए कि वो सस्टेन नहीं कर पाते, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो इम्पोर्ट बिल जब बढ़ जाता है तो फिर आप करंट अकाउंट डेफिसिट के उसमें आ जाते हैं कि उसको संभाला जाए वहाँ पे। उसको चेक करने के लिए समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन निकल आएगा। वहाँ से सोल्यूशन निकल आएगा। चामरी साहब, मैं यहाँ पे पॉज करूंगी। गलत स्ट्रैटेजी। हाँ, मैं ब्रेक पे जाना चाहती हूँ, प्लीज चलते हैं अभी ब्रेक की जाने, साथ रहिए। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चामरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AKD का कमेंट था, उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि ये भी अपना जो है वो टेक दें और बताएं ये कि एक्चुअली ये ऑटोनॉमस जो एक बॉडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अभी किया गया है, IMF की कंडीशन भी थी, तो एक्चुअली ये क्यों समझने से कासिर हैं लोग, या फिर ये क्यों जो है वो समझाने से कासिर हैं लोग? जी शहजाद साहब प्लीज। देखिए, अव्वल मैं तो ये समझता हूँ कि ऑटोनॉमी तो स्टेट बैंक के पास हमेशा से थी और आज भी है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर तो वो है ही। जहाँ तक डिसीजंस लेने का ताल्लुक है इकोनॉमी के सिलसिले में, वो तो वो लेता ही रहा है स्टेट बैंक। इंटरेस्ट रेट्स वो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मीटिंग होती है, वो करते हैं, सारी चीजें करते हैं। ठीक है, एज ए रेगुलेटर वो फॉरेक्स को भी कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे रेट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कभी डॉलर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, वो भी करते रहे हैं। लेकिन ये जो अभी जो बात हो रही है ना, ये ऑटोनॉमी से हट के हो रही है। ऑटोनॉमी तो एक चीज है, ऑटोनॉमी का मतलब है आप खुद मुख्तारी दें उसको कि वो डिसीजन ले सके। यहाँ पे अगर आप उनके जो उसके क्लॉजेस पढ़ेंगे अगर आप, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी के अलावा उनको इतनी इंडिपेंडेंस दी जा रही है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो ये तो नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं दी जा सकती। तो वो ऑटोनॉमी की आड़ में मेरे ख्याल से उसकी अकाउंटेबिलिटी हटा रहे हैं। तो अकाउंटेबल ना होना तो मेरा ख्याल है गलत बात है। उसको कहीं ना कहीं स्टेट बैंक के गवर्नर को अकाउंटेबल तो होना चाहिए, या पार्लियामेंट में होना चाहिए, या सेनेट में होना चाहिए, या कोर्ट में होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसको आप ऑटोनॉमी भी दे दें और साथ में उसको बोलें कि जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला भी नहीं है। अगर आपने कल कोई क्राइम भी कर दिया, कोई जुर्म भी कर दिया, तो आपको उसकी सजा नहीं मिलती, आप ट्रायल नहीं होगा आपका, आप कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। तो क्या उससे नताइज बेहतर आ सकते हैं? ऐसे तो मुल्क मुझे दुनिया में मेरे ख्याल नहीं, कहा यह जाता है ना कि नताइज की बेहतरी के लिए ये इनिशिएटिव लेना भी जरूरी है। तो क्या ये वाला कड़वा घूंट पीने से हमारे पास नताइज या जो कि इसके रिपरकशंस हैं वो पॉजिटिव आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरा कॉमन सेंस तो कहता है कि इंडिपेंडेंस उनके पास ऑलरेडी है। अच्छा, उनको और कितनी इंडिपेंडेंस चाहिए, क्या चाहिए? तो क्यों IMF की कंडीशन मौजूद है? वो इंडिपेंडेंस नहीं है, उसके अंदर वो ये मांग रहे हैं कि वो अकाउंटेबल ना हो, उसको आजाद करना चाह रहे हैं कि उसको कोई पकड़ ना सके। क्या है कामरे साहब इसमें? बिल्कुल, आपको अगर ऑटोनॉमी देनी है टुवर्ड्स सर्टेन डिसीजन के लिए 2-4 डिसीजन, तो आप उसको हाईलाइट करें, बताएं कि ये डिसीजन जो है वो स्टेट बैंक गवर्नर जो है ले सकते हैं, और यहाँ इनको कोई जो है ना पूरी इंडिपेंडेंस होगी। लेकिन उसके साथ अगर उन्होंने कोई गलत चीज कर दी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी सेनेट में या पार्लियामेंट में। तो वो अकाउंटेबिलिटी से उसको आजाद ना करें, इंडिपेंडेंस तो ऑलरेडी है। राइट।
तो ये समझने वालों के लिए ये चीज है, तो आई थिंक अब क्लैरिटी आ गई है। कुछ जाता है, होता कुछ चलिए शहजाद साहब, टॉपिक पे बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक था और चीजें थोड़ी सी जो है वो अलग ट्रैक पे निकल गई हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन $20 बिलियन की थी। अब क्या दिखाई दे रहा है सर? टारगेट्स तो माशाल्लाह अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्सटाइल इटसेल्फ एक अच्छा सेक्टर, एक अपना एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर दिखाई देता है, इसके साथ साथ IT सेक्टर दिखाई देता है। अब और कौन से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेक्टर्स हैं जिनको हाईलाइट करना जरूरी आप समझते हैं? टेक्सटाइल ने अभी टेक ऑफ किया है। $18 बिलियन का इनिशियल टारगेट था, रिवाइज टारगेट $20 बिलियन का था। मुझे लगता है 20 को एक्सीड करेगा। बिल्कुल। और मैंने 24 की बातें हो रही जी, मैंने गौहर एजाज साहब को सुना था, वो कह रहे थे कि जनवरी से ऑनवर्ड्स जो है वो इतना ज्यादा आपको इंक्रीज नजर आएगा कि ये 21 से भी आगे जा सकता है। अल्लाह करे ऐसा हो तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा हमें। करंट अकाउंट ट्रेड डेफिसिट में और थोड़ी कमी आ जाएगी, तो वो बेहतरी हो सकती है उसमें। जहाँ तक IT का आपने कहा, तो IT में मेरा ख्याल है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वो उसने भी अभी टेक ऑफ करना शुरू किया है। IT में इस साल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल में टारगेट करना चाहिए हमें $10 बिलियन प्लस। मार्केट के अंदर IT की बहुत कम कंपनीज हैं, हैंडफुल कंपनीज हैं जो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। एक स्क्रिप्ट जो हम डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर भी देखते थे अपने पास, लेकिन अब कुछ गिरावट नजर आ रही है और कॉन्स्टेंटली नजर आ रही है। कुछ संभाला देखते हैं, लेकिन ये है कि कुछ वजूहात हैं। तो आप बता सकते हैं कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, IT में जो है ना वो प्रॉफिट अर्निंग्स मल्टीपल्स जो हैं वो अर्निंग्स से रिलेट किए नहीं जाते। वहाँ पे टॉप लाइन से जो है ना IT का जिक्र हो रहा है, मैं उसका एक जो मखसूस स्क्रिप्ट वहाँ पे वो बॉटम लाइन से उसके वैल्यूएशन की नहीं जाती है, टॉप लाइन से होती है वैल्यूएशन के। उसमें रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी आ रही है दुनिया भर में जो IT के स्टॉक्स हैं, आप देख लें, वो टेस्ला में भी यही हुआ। तो वो कंपनीज जो है वो लॉसेस करती जा रही होती हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल देखा जाता है कि वो कितना पोटेंशियल है आगे जाकर। तो उसकी वैल्यूएशन बड़ी जो है ना एक टेंटेटिव वैल्यूएशन होती है, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है बहरहाल, लेकिन उसके रिटर्न्स भी फिर रिवॉर्ड्स भी बहुत हाई होते हैं। अगर वो कोई कंपनी परफॉर्म कर जाती है तो उसके रिवॉर्ड्स भी इसी तरह से बहुत ज्यादा हाई होते हैं। राइट। शहजाद साहब, मैं सेक्टर वाइज भी बात करूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कमोडिटी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अकील साहब ने कहा कि कमोडिटी प्राइस पूरी दुनिया में ही बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, डेफिसिट हर जगह हर कंट्री में देखे गए हैं। तो फिर पाकिस्तान को इतना कमोडिटी प्राइस पर टारगेट क्यों किया जाता है अगर पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े से अप कर दिए जाते हैं या कुछ इश्यूज हो जाते हैं? तो नहीं, देखें, वो हमारा एक इश्यू हमारा ये भी है, वो बात सही है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है पूरी दुनिया में बढ़ी हैं और आपके बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो इंपोर्ट रिलेटेड हैं। कुकिंग ऑयल तक तो आप जो एडिबल ऑयल जो है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ पे आपको सफर तो करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गुंजाइश हमारे इतनी है कि आपके पास आपको खुद कफील होना चाहिए। आपकी जरूरी नहीं है कि वो आइटम्स जो आपकी जो स्टेपल फूड है, रीजन फिर हम बताएंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तान फूड बास्केट होता था, पाकिस्तान अपना खुद मुख्तार था, चीजों को जो है वो खुद ही मैनेज कर लेता था। राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन चीजों के आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा था, आते ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व और उससे आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट जो बेसिक एसेंशियल्स हैं आपके जो स्टेपल फूड है वहाँ पे ठीक है, कुकिंग ऑयल और दालें वगैरह आपको मंगानी पड़ती है, लेकिन दूसरी जगह बैलेंस कर सकते हैं। राइट, क्रूड ऑयल तो मंगवाना ही पड़ेगा, लेकिन चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ की जा सकती है अगर फूड बास्केट आपकी जो है प्रॉपरली फुलफिल हो जाए। चलिए जी, कमोडिटी की बात हो रही है तो कमोडिटी प्राइसेस देखते चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटी और फॉरेक्स के अपडेट देखते चलते हैं। आज की मार्केट में क्या रहे? गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,18,100 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,12,1,250 रुपीज। अच्छा जी, काफी हाइक दिखाई दे रही है पर तोला प्राइसेस में और 10 ग्राम प्राइसेस में। इंटरनेशनल गोल्ड है पर $1,781.30, ऑयल WTI पर बैरल $67.86, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $71.37। Currencies में यूरो बाइंग रही 197 रुपीज, सेलिंग वॉज 199। यूके पाउंड बाइंग रही 232.50, सेलिंग वॉज 235 रुपीज। यूएस डॉलर बाइंग रही 177.50, सेलिंग वॉज 178.75 एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 23.75, सेलिंग वॉज 23.90।
Saudi Riyal buying the 46.50, selling off 47 rupees. UAE Dirham buying at 48 rupees, selling off 48.50. Kuwaiti Dinar buying the 481.80, selling off 484.30. And lastly Omani Riyal buying the 392.75, selling off 394.78. یہ تھا فورکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنل آئل پرائز جہاں ان میں کمی آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, ویئر ایز پاکستان میں آئل پرائسز میں جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ پرائسز جو ہے وہ تھوڑا سا اپ سلائڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اپ لفٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شہزاد صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, US ڈالر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اپریسیشن کنٹینیوس دکھائی دے رہی ہے 177 روپیز کے قریب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گولڈ پرائسز ہے وہ بھی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یعنی کہ 10 گرام جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کراس کر چکا ہے. جی, وہ ڈالر سے پیکڈ ہے نا, اس لیے کیونکہ ابھی ڈالر 179 کے قریب اگر چلا گیا تو وہ گولڈ پرائسز, تو انٹرنیشنل تو گولڈ پرائسز $1900 سے 1780 آپ نے دکھایا ابھی, وہ تو بالکل 1780. وہ ہمارا تو مسئلہ وہ روپی ڈیپریسیشن کا ہے, جس کی وجہ سے گولڈ پرائسز آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. رائٹ. اچھا, کموڈیٹی پرائس کا جو ایک امپیکٹ ہوگا جو یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ کمی آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, اس کا سیناریو, اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی لوکل مارکیٹ میں پیٹرول پرائز سے دکھائی دے گا. بالکل نظر آنا چاہیے, کیونکہ آئل پرائسز جو ہیں, فیول پرائسز آپ کے امپروو ہو سکتے ہیں, جگہ ہے. اوور نائٹ تو نہیں آئے گا, اوور نائٹ نہیں آئے گا, لیکن یہ کہ آپ کے امپورٹ بل پہ تو امپیکٹ آئے گا. وہ ان میں شروع میں جیسے بات کی کہ اگر وہ $4 بلین کی آپ کی سال کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا رن ریٹ ہے تو وہ شاید امپروو ہو جائے, تھوڑا بیٹر ہو جائے. اگر یہ پرائسز نیچے آتی چلی گئی کموڈیٹیز کی تو آپ کو اگلے 7 مہینوں میں آپ کو یہ بہتری نظر آ سکتی ہے. لیکن میں پھر بھی ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آئی وڈ اسٹل واچ دسمبر اینڈ جنوری کے جب فگرز آ جائیں گے تو 2 مہینے یہ طے کر دیں گے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دس از دا ریزن آج ENP سیکٹر بھی پرفارم کرتا ہوا مارکیٹ کے اندر دکھائی دیا. تو اسٹاک مارکیٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, زیادہ تر جو وہ انویسٹر جو زیادہ تر انڈیکیٹرز کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں, ان انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیے, اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ بیٹ وڈ بی جو انٹرسٹ ریٹ ہائک کے سیناریو میں اگر لو پیز پہ بھی آپ کو اسٹاکس اویلیبل ہیں تو اس کے اندر بھی آپ سلیکٹ کریں جس میں ڈیویڈنڈ ڈیل زیادہ ہو, کیونکہ آپ کو فائٹ کرنا ہوگا نا دوسرے ایونیوز سے جہاں پہ آپ کو فکسڈ انکم. واٹ اباؤٹ بینکنگ سیکٹر ایز ویل؟ بینکنگ وہاں پہ بھی ڈیویڈنڈ ییلڈ والے زیادہ فلرش کرتا ہے جب آپ کا پالیسی ریٹ اپ جاتا ہے. وہ بھی ایک اچھی بیٹ ہوگی کیونکہ آپ کو وہاں پہ وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ والے اسٹاک بھی ملیں گے, پھر وہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا انٹرسٹ ریٹس بڑھنے سے. اس طرح کے پک اینڈ چوز آپ کو سلیکٹو ہونا پڑے گا, بٹ لو ویلیوز پر ہیں تو اگر آپ سلیکٹولی لیں گے تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور ENP سے تھوڑا سا کنیکشن ریفائنری کا بھی ہے, انرجی سیکٹر ہے, اور بینکنگ سیکٹر ہے, اور ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ. اگر آپ کو ایک باسکٹ دی جائے اور بولا جائے کہ 4 اسکرپٹس یا 4 سیکٹر وائز اسکرپٹس رکھ لیں تو کون سے آپ سیکٹر میں چوز کریں گے؟ اس وقت میں آئی تھنک دا بیسٹ بیٹ وڈ بی نمبر 1 وڈ بی بینکنگ, نمبر 2 وڈ بی ENP آئل اینڈ گیس. اوکے, اینڈ ریسٹ آف 2 اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ اینی سیکٹر, بٹ آئی وڈ ہنٹ فار ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ اسٹاکس. ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ اسٹاکس, رائٹ. سیکٹر وڈ بی نہیں, اس میں تو کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتے ہیں نا جن کے ڈیویڈنڈ زیادہ اچھا ہے. اچھا شہزاد صاحب, بلو چپ کافی اٹریکٹیو ویلیویشن پہ دکھائی دیتے ہیں, بہت سارے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بینکس بھی ہیں جو بہت اٹریکٹیو ویلیویشن پہ ہیں, تو کیا ایڈوائز کریں گے وہ انویسٹر جو بینکس کے زیادہ فیوریٹ بینکس کو رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دے شوڈ ہولڈ آن ٹو دا اسٹاکس, بیکاز ابھی تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم فار انٹری انٹو دا بینک اسٹاکس. جن کے پاس ہیں وہ تو میرے خیال ہے سیفلی وہ اسٹاک رکھ سکتے ہیں, اور وہ پرائسز بھی ان کے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ان کے پرائسز نیچے نہیں گئے. بینکنگ شیئر, بینک کے جو شیئرز ہیں انہوں نے مینٹین کیے ہیں اپنے پرائسز. اچھا, اور فارنرز کی کیا سچویشن دکھائی دیتی ہے جب ہمارے ایمرجنگ مارکیٹ سے ایگزٹ ہو چکا ہے اور فرنٹیئر مارکیٹ کے فنڈز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کتنی جلدی جو ہے وہ فنڈز آئیں گے اور فرنٹیئر مارکیٹ میں ہمارا سائز کیا ہوگا؟ دیکھیے, ونس یو انٹر انٹو دا فرنٹیئر مارکیٹ, جب دوبارہ سے آپ آئیں تو اب ان کے ریڈار پہ تو آ گئے ہیں. آپ کا پرسنٹیج اچھا ہے ان میں تو اب وہ ویو کر رہے ہوں گے, اب اینالائز کر رہے ہوں گے, پھر وہ ڈیٹا دیکھ رہے ہوں گے, پھر وہ ایکسپیکٹ, تو تھوڑا وقت لگتا ہے. میرا خیال ہے مے بی 2 weeks ٹائم فار دیم ٹو انٹر انٹو دا مارکیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہوں گے کہ روپی ڈیپریسیشن کی کیا
क्योंकि उसको भी वो रिस्क फैक्टर में लेते हैं। बट नेवरदलेस क्योंकि हमारा वहाँ पे फ्रंटियर मार्केट में हमारा परसेंटेज ज्यादा, वेटेज ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन अच्छी दिखाई देती है। हाँ जी, डिसेंट एंट्री आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन 2 वीक्स। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इन्स एंड आउट्स दिखाई देते हैं, खासकर केओस दिखाई दे रहा था रिसेंट, उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।